हेलो हेलो हेलो। आ जाओ मैं फटाफट से। मैं बस लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं क्लास शुरू। आ जाओ। प्रणाम भाई प्रणाम। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ की गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा हॉटनेस के अंदर आप सभी का फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। आधे देने खोप 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 लग रहे। आओ आओ फटाफट सी, फिर करते हैं क्लास शुरू। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों की एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही हैं और इन परीक्षाओं के दौर के अंदर जो मतलब घूमती गेम चले ने जो गेम चलाया है, उस गेम के रडार के अंदर मैक्सिमम जीडी के बच्चे समझ लो फंस चुके हैं भाई। ठीक है ना, जिक्के बख्शने लग रही बच्चों को। और हिंदी का तो बस पूछो ही मत भाई, हिंदी ने तो ऐसा गेम घुमा रखा है, बच्चे रोने लग रहे हैं कोने के अंदर बैठ बैठ के। एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के चुप करवाने पड़ने लग रहा है कि भाई रुक जा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बात करूँगा चेयरमैन साहब से कि गेम को थोड़ा कम घुमाएं, लेकिन भाई गेम रुकने नहीं लग रहा। गेम बहुत तेज गति से चलने लग रहा है। बिल्कुल भाई, राम राम मेरे भाई, राम राम। तो देखो भाई, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भाई जिक्के का प्रैक्टिस सेट लेके आया। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि अभी तक जो 26, 27, 28, 29 4 दिन तक जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षाएं चली हैं, 27, 28, 29 सॉरी 3 दिन तक, 30 का भी दिन मान लो। ठीक है, इसके अंदर जो भी जिक्के के पर्सन आए हैं उससे रिलेटेड अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आप ही करेंगे, जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर दर्शन दे सकते हैं। आ जाओ फटाफट से। चरखी दादरी से राम राम, राम राम भाई। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताऊंगा जो आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आ सकते हैं। जो ये प्रैक्टिस सेट लगा जाएगा नैया पार है, जैसे हिंदी के अंदर तुम्हारी नैया पार होने लग रही है, उसी तरीके से इसके अंदर भी होगी। असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? पहला प्रश्न हमारे पास, मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बता भी दिया। तो असम के अंदर हमारे पास टोटल कितने 3 प्रकार का जो बिहू है वो आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। 3 टाइप कौन कौन से हो गए जी? तीनों के तुमको कायदा नाम याद होने चाहिए, एग्जामिनर पूछता है। पहले नंबर पे आता है हमारे पास बोहाग बिहू। कौन सा हमारे पास? बोहाग बिहू। और इसी बोहाग बिहू को क्या है? रोंगाली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? जब भी आप सुबह सुबह हागते हो तो हर एक व्यक्ति क्या है, अलग अलग रंग का हागता है। सबका हागना क्या होता है? समान नहीं होता, यानी कि आपका रोंगाली बिहू। ओके जी। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास काती बिहू। कौन सा आता हमारे पास? काती बिहू। काती बिहू को किस नाम से जाना जाता है? कैसे काती, कैसे कंगाली। ठीक है, हर एक के पीछे ली लगेगा, गाली गाली। ठीक है, रोंगाली, कंगाली, इसी प्रकार से हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी हमारे पास माघ बिहू। और माघ बिहू को किस नाम से? हमारा भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में। तीनों के नाम बकायदा एग्जामिनर पूछता है कौन कौन सी बिहू है। बोहाग हगते समय क्या है? अलग अलग रंग का हगते हैं। दूसरे नंबर पर कैसे काती, कैसे कंगाली। और तीसरे नंबर पर माघ वाले आपका भोगाली बिहू के नाम से जाना था। ओके जी, चीज हमारे समझ। जय हिंद सर। सर प्लीज की क्लास भी हाँ कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न आता हमारे पास, यूरोपियनों ने गोवा में पणजी नामक बंदरगाह शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? अच्छे लेवल का प्रश्न, और मैक्सिमम बच्चे एसएससी जीडी के इस प्रश्न के अंदर धूल चाटने लगते हैं। ये प्रश्न कहां से आ गया? ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जो गोवा है, गोवा हमारा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो कि सबसे आखिर में स्वतंत्र हुआ था। आखिर का मतलब समझो, सबसे लास्ट के अंदर। इससे जैसे अपना भारत देश है, पूरा देश हमारा 1947 के अंदर आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा 1947 में आजाद नहीं हुआ था। वो उस टाइम भी पुर्तगालियों के अधीन ही था मेरे भाई। ठीक है, गोवा आपका कब स्वतंत्र हुआ था? साल 1961 के अंदर। क्या 1961 के अंदर क्या है भाई? 61 का मतलब हो गया भाई एक जना हमारे पास, एक जना हमारा रह गया था भाई आजादी के टाइम पर। आजाद नहीं हुआ था। तो साल 1961 के अंदर क्या आपका गोवा स्वतंत्र हुआ था। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा जो पुर्तगाली गवर्नर होता था, कौन सा आपका? लिखेंगे सभी साथी। पुर्तगाली गवर्नर होता था उस टाइम पर एक, उस गवर्नर का क्या नाम था? उस गवर्नर का नाम था आप लोगों के पास अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। उसके द्वारा क्या है आपका गोवा के ऊपर कब्जा किया गया, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। और ये जो कब्जा था ये कब किया गया? ये कब्जा किया गया आप लोगों का 1510 ईस्वी के अंदर। कब किया गया? साल 1510 ईस्वी के
इसने इसके ऊपर कब्जा किया, और कब्जा करते इसने क्या, जो पणजी था ना, पणजी गोवा के अंदर, इसको एज ए बंदरगाह, ठीक है, इसको क्या बंदरगाह के रूप में इसका विकास करने का काम किया। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी, ओके जी, चीज भी हमारे घुस गई। अब एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि जब इस अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने गोवा के ऊपर कब्जा किया तो उस टाइम गोवा के ऊपर किसका शासन था, तो उस टाइम गोवा के ऊपर किसका था, यूसुफ आदिल शाह। किसका शासन होता था, यूसुफ आदिल शाह का शासन होता था। और इसी आदिल शाह को हराकर क्या है, आपके अल्फांसो डी अल्बुकुर्क के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जो पक्का करना। कुर्क का मतलब क्या होगा, किसी चीज की संपत्ति को कुर्क करना यानी कब्जे में करना। ओके जी, क्या हुआ, हमारा तो नाश हो लिया मास्टर नाश तो होना ही था भाई। जिस टाइम तुम्हारी हिंदी के अंदर हिंदी के अलावा पुलिस के पर्सन आने शुरू हो गए थे ना, उसी टाइम नाश हो लिया था तुम्हारा। सोनू नुकवा है, ये ले मास्टर गुप्तदान ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता रहे हमारे चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया। अच्छे लेवल का प्रश्न, आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या हुआ। देखो, इलाही से आप लोगों ने सुना होगा दीन ए इलाही धर्म, याद आया या नहीं आया, ठीक है। अगर किसी साथी को याद है, कोई साथी बताएगा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी अरे कौन लिखा ये, जो मुश्किलों से मिले वो है खुशी, जो किसी को मिले वो है प्यार, जो सबको मिले वो है गम, जो नसीब वालों को मिले वो है हम। वाह 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 वाह, बिल्कुल लो लेवल की और थर्ड क्लास शायरी है। तो देखो भाई, दीन ए इलाही धर्म आप सभी को पता है किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, अकबर के द्वारा क्या है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी गई थी। अब जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी, कब करी थी, 1582 के अंदर भाई, ठीक है। अब जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी, सीधी सी बात है, वही क्या है, इलाही प्रकार की जो मुद्राएं यानी सिक्के हैं उनको चलाने का भी काम करेगा। जी बिल्कुल सही बात, इसके अंदर कोई दो या तीन राय नहीं जी, कोई भी दो या तीन राय नहीं है। अब अकबर के समय की दो चीजें आपको याद रखनी, एक तो आपको पानीपत का सेकंड युद्ध, ये तो सभी को पता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो आप लोगों का कब हुआ था जी, 1556 के अंदर हुआ था भाई। 56 का मतलब छपना, यानी कि ये चीज इतिहास के अंदर छप गई कि एक 14 साल का लोंडा है वो भारत के ऊपर शासन करने लग रहा है। ये चीज क्या है, इतिहास के अंदर छप गई थी, यानी 1556 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ जी, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। अब जो मेन फैक्ट है वो ये है कि जो अकबर है, अकबर के द्वारा जमीन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रथाएं शुरू करी गई, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब एक प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी के अंदर ही कि दहशाला प्रथा है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए थे। दहशाला प्रथा कौन सी होती है, दहशाला प्रथा है आपके अकबर का जो राजस्व मंत्री होता था जिसका नाम था टोडरमल, ठीक है। टोडरमल के द्वारा इस प्रथा का इंट्रोडक्शन कराया गया था, यानी ये इस प्रथा को लेके आया था। और इस प्रथा के अंदर होता क्या था, यानी कि जो भी आप लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा ना, वो आपकी फसल के उत्पादन के हिसाब से लगेगा, ठीक है। ऐसे नहीं लगा भाई जो जीमा है वो टैक्स ले लिया है भाई। जो भी तुम जैसे मान लिया तुमने अपने खेत से मान लिया 50 क्विंटल फसल निकाल ली, तो उस फसल का जितना तुम उत्पादन करते हो पिछले 10 सालों के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये थी दहसाला प्रथा। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि दहसाला प्रथा की शुरुआत किसके समय पर हुई, अकबर के समय पर हुई। किसके द्वारा शुरुआत करेगी, तो टोडरमल के द्वारा है इसकी शुरुआत करी। कैसे रखो भाई, टोडरमल ने क्या है, जनता के बीच में जो दहशत थी उसको समाप्त कर दिया। क्या में कोई दहशत के अंदर कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए हम लोग क्या कोई ना कोई प्रथा शुरू करने वाले हैं। ओके जी, अब एक प्रश्न ये पूछा था, अकबर के समय जो भूमि है वो कितने भागों के अंदर डिवाइड थी, तो 4 भागों के अंदर डिवाइड थी। कौन कौन सी थी, पहले नंबर पर आती थी उसका नाम था पोलाज, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती थी उसका नाम था प्रति, तीसरे नंबर पर आती थी उसका नाम था चाचर, ठीक है। और चौथे नंबर पर आती थी उसका नाम था बंजर। 4 टाइप की भूमि थी अकबर के समय पर बटी हुई थी। यह भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है हर साल, ठीक है।
सोनू मीना ये पहला मास्टर है जो हमारे साथ नरक में जाएगा, डट जा। पोलाज कौन सी भूमि होती है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है? कैसे याद रखोगे भाई? देखो कोई भी अगर उपजाऊ भूमि है तो उपजाऊ भूमि के अंदर इजीली पोल खड़ा हो जाता है, पोल का उत्पादन हो जाता है, कोई भी उपजाऊ भूमि होगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। प्रति भूमि कैसी होगी? ऐसी भूमि जिसे आप लोग मतलब 1 से 2 साल तक जिसको खाली छोड़ा जाएगा, 1 से 2 साल तक जिसको खाली छोड़ा जाता है, ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं जी? प्रति भूमि बोलते हैं। चाचर किसको बोलते हैं? जिसको 3 से 4 साल तक खाली छोड़ दिया जाए। और बंजर जिसको 5+ साल तक क्या खाली छोड़ दिया जाए, उसको बंजर भूमि बोलते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे चाचर पूछा गया था कि ऐसी भूमि जिसको 3 से 4 साल तक खाली छोड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको चाचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, खुप्पी लीली खुरपी ले ले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य बताओ भाई? खुप्पी लीली। सर ये चश्मा क्यों लगाते हो भाई? ऊपर लाइट है, बहुत पावरफुल लाइट जो आंखों के अंदर लगती है। काजल शर्मा हरियाणा जी की पूरी करवा रखी बैच के अंदर। ठीक है ओके भाई, धन्यवाद भाई। क्या नाम है? राजपूत बॉय। चलो आगे। नागालैंड आया, बहुत सारे साथियों का आंसर किसका है? नागालैंड। अर्जुन सिंह का नागालैंड आया है, बहुत बढ़िया। शिवानी राणा का नागालैंड आया है, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो खुप्पी लीली, देखो मैं आपको बताता हूं, नागालैंड है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड को क्या है? त्योहारों की भूमि भी बोलते हैं। त्योहारों की भूमि यानी जहां पर खूब सारे त्योहार मनाए जाते हैं उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? त्योहारों की भूमि बोलेंगे। और नागालैंड के ऊपर क्या है? एक जो मेन त्योहार है उसका नाम तो खुप्पी लीली। इसको कैसे याद रखोगे भाई? चाहे खुरपी ले ले हाथ में, लेकिन कभी भी नाग को हाथ में मत लेना। ठीक है, खुप्पी से क्या बनेगा? खुरपी। खुरपी तो देखी होगी जिसके साथ खुदाई करते हैं। क्या 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 करते हैं? खुदाई। ठीक है भाई, चाहे खुरपी ले लेना हाथ में, लेकिन नाग को कभी भी मत लेना। यानी नागालैंड के अंदर खुप्पी लीली फेस्टिवल। ओके जी। इसके अलावा नागालैंड के जो मेन फेस्टिवल है वो है हमारे पास हॉर्नबिल, जो कि हर साल पूछता आपसे एग्जामिनर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का है? नागालैंड का। कैसे याद रखोगे? मान लिया नाग अपने बिल के अंदर है, आप ऐसे हॉर्न बजाओ, नाग बिल से बाहर आएगा, तो सीधी बात अगर नाग बिल से बाहर आया तो आपको डसेगा, डसती आपकी मौत होएगी। यानी दूसरा फेस्टिवल है तुम्हारा मोत्सू त्योहार भी कहा नागालैंड का। और जैसे ही तुम्हारी मौत होगी, मौत होती क्या तुम्हारे मुंह से झाग सेक्रेट होंगे। सेक्रेट होने मतलब निकलना, यानी कि सेक्रेनी क्या है आपका? सेक्रेनी आपका, ये भी आपका नागालैंड का त्योहार है। ठीक है जी। अब जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। एग्जामिनर पूछता है किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, तो हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। और 1 से 10 दिसंबर तक क्या है? ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है। तो इसको पक्का याद रखना, दिमाग के अंदर तुम्हारे याद रहेगा। ठीक है, आप ही ने करवा दिया तो याद भी रहेगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला देखो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र? सुशीर का मतलब जैसे आप लोग जब छोटे बच्चे को सुसु करवाते हो, ऐसे मुंह से फूंक निकालते हो, ओ ले, और फिर वो बच्चा सुर ऐसे कर देता है। ठीक है, तो वो सुशीर हो गया। यानी कि जिसके अंदर आप मुंह से फूंक मारते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो वाद्य यंत्र बजता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं भाई, 4 टाइप के। कौन कौन से? एक तो हो गया जी हमारे पास सुशीर, जिसके अंदर हम लोग ऐसे करते हैं और साउंड यानी कि आवाज निकल के आती है। ओके जी। दूसरा नंबर में आता है हमारे पास तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्व वाला कौन सा होता है? जिसके अंदर तार का प्रयोग हो। ठीक है, उसको तत्व बोलेंगे। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गया। क्या हुआ? हाँ, पावा बिल्कुल सही है। अगला आता है हमारे पास घन कौन सा होता है जी? घन आपने देखा लोहे का होता है, बहुत ज्यादा भारी, जिसको ऐसे मारते हैं। यानी कि जिनका जो मतलब कि सारा स्ट्रक्चर है वो लोहे का बना हुआ हो, उसको क्या बोले? घन। और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास अवनद। अवनद के अंदर क्या होता है? जो चमड़े से जिसकी कोई कवरिंग बनोड़ी हो तो उसको अवनद बोलते हैं। जैसे आपका ढोलक हो गया, डमरू हो गया, इस तरीके के। यानी कि अब सुशीर वाद्य यंत्र इसके अंदर कौन सा जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा जी पावा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। जो पावा हो गया, ठीक है, तुम्हारा बांसुरी हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? सुशीर के अंदर आते हैं। तत् के अंदर तैसे तार, जिसके अंदर तार का प्रयोग होगा। तार का प्रयोग सितार के अंदर होगा, सारंगी के अंदर होगा, वीणा के अंदर होगा। तो ये सारे कौन से तत् हैं? सितार, सारंगी
और वीणा, ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास तत्वाद्य यंत्र है। घन वाले कौन से, जिसके अंदर ऐसे घन मारेंगे तो आवाज आएगी। तो घन किसके अंदर हम लोग बात यानी ठोस धातु वाले जोड़ से हो गए। एक तो मंजीरा हो गया, ठीक है, मंजीरा के अंदर भी हम लोग क्या है घन मारते हैं। आपने देखा घर के अंदर जीरा ऐसे कूटते हैं हथौड़ी मार मार के, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा एक झांझ है, झांझ वाद्य यंत्र भी यही हमारा। अवनद के अंदर हो गया हमारे पास ढोलक, ढोलक के ऊपर आपने देखा जो कपड़ा सा लगा होता है ना, वो चमड़े का होता है ढोलक, ऐसे दद 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 दद। ओके जी। तबला हो गया तुम्हारे पास, नगाड़ा संग ढोल बाजे, ढोल बाजे तो नगाड़ा, ये सारे क्या आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास किसके अंदर अवनद के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पावा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपके पास ढोल मंजीरा नगाड़ा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, तैमूर ने किस वर्ष में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? भाई तैमूर का बताओ सिस्टम क्या था। तो देखो भाई तैमूर का मैं सिस्टम तुमको बताता हूं। साल 1300, देखो पहले तो एक बार आप ये समझो, दिल्ली सल्तनत के वंश पढ़ो आप पहले तो। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको, दिल्ली सल्तनत में मेनली 5 वंशों ने शासनकाल किया था, 5 वंशों ने शासन किया था। और इनको याद रखने की ट्रिक तुमको बताता हूं, पेपर के अंदर भी नहीं भूलोगे। ट्रिक है सिंपल सी, सख्त सा लोंडा, सख्त सा लोंडा। ऐसे ऐसे क्या बन गया, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब क्या हो गया, गुलाम वंश। ओके जी, ठीक है जी, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी बोल देते थे, मामलुक वंश, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या था हमारा, किसके द्वारा, गुलाम कौन होता है हमारा, कुत्ता होता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसी वंश की एक पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका थी, कौन बनी थी आपके पास, रजिया सुल्तान बनी थी, रजिया सुल्तान, जिसका हमको कैथल के अंदर क्या है मकबरा देखने को मिलता। कैथल कहां पर है, हरियाणा के अंदर। ओके जी, कब गद्दी पर बैठी थी, साल 1236 में गद्दी पर बैठी थी, 1240 के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी। ओके जी, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा कैसे बन गया तुम्हारे पास खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। टी से तुम्हारे पास बन गया तुगलक वंश। और जैसे ही तुम्हारे तुगलक वंश का शासनकाल चलने लग रहा था, तो इसी दौरान अटैक होया किसका, 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर का। तैसे तुगलक तैसे तैमूर, तो आपसे पूछ ले हुए तैमूर ने भारत के ऊपर अटैक कब कराया, तो तैसे तुगलक तैसे तैमूर, यानी कि तुगलक वंश के शासनकाल के समय तैमूर ने क्या भारत के ऊपर अटैक कराया था। ओके जी। और जैसे ही तैमूर ने अटैक कराया, उसने भयंकर कत्लेआम मचाया। दिल्ली के अंदर जितने भी थे भीषण नरसंहार भाई, कोई भी दिखा छोरी छोरा बुढ़ा कोई मतलब नहीं, जितने तलवार गेल चीरम चीरा सारा सौदा काट के दर दिया, ठीक है। एक आधे अगर सांप भी पड़े पड़े हंड थे भाई, ठीक है, सांप पालक भी नहीं छोड़ा उसने, ठीक है। तो तुगलक वंश का ये सारा सिस्टम था, तो इसने एक तरीके से तुगलक वंश को समाप्त करने का काम किया था। फिर ये जैसे ही मतलब बोले यार बहुत कत्लेआम मतलब मैं तो वापस जाऊंगा, ठीक है। तो 1399 के अंदर जब ये वापस लौटने लगा, तो इसका एक मतलब सेनापति आया करता, इसका एक खास बंदा आया करता जिसका नाम था खिज्जर खान। तो उसने क्या बोले, ये बोला खिज्जर खान तू इस चीज को संभाल सारी सल्तनत को, ठीक है। और खिज्जर खान के द्वारा है फिर सैयद वंश की स्थापना करी गई। तो आपसे पूछा जाता कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो खिज्जर खान के द्वारा क्या सैयद वंश की स्थापना करी। पूरी कहानी समझ में आई, बिल्कुल आगे जी। और एलडी से आता हमारे पास लोधी वंश, बहलोल लोधी के द्वारा क्या लोधी वंश की स्थापना आप लोगों की करी गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। ट्रिक के साथ याद भी हो गया, और सख्त सा लोंडा मेरे हिसाब से हर एक साथी के। बहुत बढ़िया भाई, घूमती गेम चले भाई। चेयरमैन को मानना भाई, चेयरमैन तारा इलाज जिद लगे निकल ले मानना को रही। नहीं मेरे भैया, ये सोच दिमाग से निकाल लो कि 15 लाख है तो नौकरी है। अगर आप इस थिंकिंग के साथ तैयारी करोगे तो तैयारी होगी भी नहीं भाई, ठीक है। मैं मानता हूं भाई दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की लिस्ट आई है वो जरूरत से ज्यादा आई गई है, ठीक है। लेकिन वे बच्चे पढ़ने भी लग रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे बीच में कुछ 15 लाख वाले भी मिले जिनका कुछ पता भी ना लगा, लेकिन सारे नहीं होते मेरे भाई। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर करीबन 7,000 के करीब वैकेंसियां हैं, आप लोग ये मान के चलो। तो 7 की 7,000 थोड़ी ना बिकेंगी, कुछ तो ऐसे पद भी मिलेंगे कि जो मतलब आम नागरिक के लिए हैं। तो तुम इतना क्यों वो टेंशन लेने लग रहे हो भाई, पढ़ोगे तभी बारी आएगी यार। अब दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट हो 15 लाख, अब एक गरीब व्यक्ति है जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने लगे रहा, कहां से 15 लाख रुपए ले आएगा, कुछ सोच के देखो, नहीं ले आ सकता ना। तो इतना वो मत करया करो मेरे भाई,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य, मूल का मतलब होगा मौलिक कर्तव्य, एग्जामिनर का फेवरेट है मौलिक कर्तव्य, 100% इस टॉपिक से प्रश्न आएगा मौलिक कर्तव्य, पक्का रट लियो। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर कब ऐड करे गए, 100% पूछेगा। 42वां संविधान संशोधन था आप लोगों का, 4+2 6 साल 1976 के अंदर इसके तहत भारतीय संविधान के अंदर ऐड करे गए। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर ऐड करे गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या भारतीय संविधान के अंदर ऐड करे गए। याद कैसे रखोगे भाई, हमारे देश के लोगों को क्या भविष्य सुनहरा बनाने के लिए, स्वर्ण का मतलब क्या सुनहरा बनाने के लिए क्या है, ये भारतीय संविधान के अंदर ऐड करे गए थे। किस देश के संविधान से लिए थे, तो यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं उस टाइम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसको रूस के नाम से जानते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जिस टाइम भारतीय संविधान में लागू हुए थे तो उस टाइम कितने थे, उस टाइम 10 थे। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में हमारे पास 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कब ऐड हुआ, 82वां संविधान संशोधन, ठीक है, साल 2002 है। इसके तहत क्या आपका 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो ये फैक्ट आप लोगों को दिमाग में याद रखना। ओके जी, ये फैक्ट भी याद रह जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या हमारे पास जो 11 मौलिक कर्तव्य उसके अंदर क्या है भाई, कौन सा पूछ रहे, क्या भाई कौन सा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना बिल्कुल सही है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, हमारी संस्कृति कैसी है, मिक्स संस्कृति, मिक्स का उल्टा बन गया 6, यानी कि कौन सी हमारा जो हमारी 6 नंबर की, जो हमारा 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर हमारा इसका वर्णन है। सारा सौदा ट्रिक से करवा रखे मेरे भाई, ठीक है, इस चीज की तो तुम टेंशन लो ही ना। किधर जा रहा है, हाँ गुरुजी मेरा 43 स्कोर है, सीटी में पीएमटी में नाम आ जाए, नहीं भाई पीएमटी वगैरह में कोई नाम नहीं आएगा। चले भाई आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे लाइव डेली आके करें क्या, तुम्हें तो बताओ, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देता हूं ना। लाइव के अंदर क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाता है मेरे भाई, रिकॉर्डेड में टाइम कम वेस्ट होता है। क्या गुरुजी, क्या यूपी पुलिस के लिए सीरीज चलाओ, यूपी पुलिस के लिए किस चीज की सीरीज चलाऊं, तुम बोलो। इंडिया जीके की चलानी है, हिंदी की चलानी, बोलो किस चीज की सीरीज चलाऊं, उसी चीज की चला देंगे। चले आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास, मनुष्यों में पाचन तंत्र का कौन सा भाग है अन अवशोषित भोजन से अधिकांश जल अवशोषित करता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना, तो उसके अंदर 2 चीजें होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। एक होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है जी। अब जो हमारा भोजन है, उस भोजन से जितने भी प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, उनको जो सोखने का काम करती है, यानी एब्जॉर्ब करने का काम करती है, वो कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत करती है। और जो भी हमारा, जैसे जो भी मान लिया, अब जिसने, अब जैसे छोटी आंत ने जो भी सिस्टम था एब्जॉर्ब करना था, सोखना था, वो सोख लिया। अब वो सोखने के बाद जो और अडंगा सा बच गया, उस अडंगे से जो पानी एब्जॉर्ब करने का काम करती है, वो कौन करती है, वो करती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। यही प्रश्न पूछा है कि अनअवशोषित भोजन से, यानी कि ऐसा भोजन जो छोटी आंत ने अवशोषित नहीं करे, यानी कि सोखा नहीं, तो उसके अंदर से ज्यादातर जो जल है उसको कौन सोख लेता, तो उसको जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, ठीक है। आगे चले, अगला था हमारे पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, बताओ भाई। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसको देखो कैसे रखो, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है आपका भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखने की निंजा टेक्निक सिंपल सी है भाई, नाटक मत कर, ठीक है। तेरे को अगर दूध बांधना हो तो हमारे घर से बांध ले,
ठीक है, नाटक मत कर। आप लोगों ने देखा अक्सर गांव के अंदर जो भी व्यक्ति भैंस रखता है वो यही बोलता, भाई अगर तुझे हमारे घर से दूध बांधना हो तो बांध ले, लेकिन बिना बात का नाटक मत कर। ठीक है, यानी कर्नाटक के अंदर कौन सा, हमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। अब आता है असम। असम से दो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता हमारे पास काजीरंगा टाइगर रिजर्व, एक आता हमारे पास मानस एग्जामिनर का फेवरेट है, 100% आएगा, रट्टा मार लियो, आपको कल की शिफ्टों के अंदर ही दिखा दूंगा। याद कैसे रखोगे? मानस का मतलब हो गया मनुष्य है, भाई मानस बन जा। और मानस जो धरती पे होते, जितने मनुष्य धरती के ऊपर, सारे के सारे क्या हैं? असमान है, यानी अनइक्वल है, सारे इक्वल नहीं है, सारे सेम नहीं है। ओके जी, ये चीज हमारे, यानी असम के अंदर कौन सा हमें मानस टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? कान्हा नेशनल पार्क। सुना होगा आप लोगों ने, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसको कैसे याद रखोगे? भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हमेशा बोला था कि जो मध्य है, यानी मछली की आंख का जो मध्य हिस्सा है, वहां पर निशाना रखो, पार्थ यानी कान्हा वाला हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, दूसरा था हमारे पास बांधवगढ़। जब भी हम लोग किसी चीज को बांधते हैं उसको क्या हमेशा बीच से बांधना चाहिए। अगर आप किनारों से बांधोगे तो चीज क्या हमेशा फिसल के गिर जाएगी। ओके जी। उसका था केरल के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? केरल के अंदर हमको देखने को मिलता है पेरियार झील भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। तो इसको कैसे याद रखोगे? भाई के रला रखा है यार क्या चीज रला रखी तूने इस दुद्धू के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार आने लग रहा है। पेरियार केरल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी। अगला आता हमारे पास फुलाइच महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाते? देखो फुलाइच का मतलब क्या? फूल। फुलाइच से क्या बन गया? फूल। ये मूर्ख वाला फूल नहीं है, फूल वो खिलने वाला, फूल खिल जाओ है जो तुम देते हो ना, ये लो डार्लिंग फूल, प्रपोज हो जाओ मेरे से। ठीक है, तो फुलाइच है ये महोत्सव में कहां पर देखने को मिलता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या हुआ। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश, आप लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश कैसा है? बर्फीला इलाका है जी। और बर्फीले इलाके के अंदर, ठंडा इलाके के अंदर जो लड़के लड़कियां होते हो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। कॉमन सेंस की बात, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जाओगे, हिमाचल के अंदर जाओगे, उत्तराखंड के अंदर जाओगे, वहां पर थोड़ा पहाड़ी इलाका, बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वहां पर क्या सुंदर सुंदर आपको महिला पुरुष देखने को मिलेंगे। तो यानी कि हिमाचल के जो लड़के लड़कियां ना, उनको क्या हर कोई व्यक्ति फूल देने की फिराक में रहता है। यानी फुलाइच महोत्सव में कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं असम से। असम के अंदर हमें एक मेला देखने को मिलता है जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछता है, जिसका नाम है अंबुबाची मेला। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। कैसे? देखो अंबु से बन गया आम। सबके आम क्या होते हैं जी? असमान होते हैं। किसी का आम बड़ा होता है, किसी का आम छोटा होता है, तो सबके आम क्या होते हैं जी? असमान होते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, असम के अंदर हमें और कौन सा एक सत्रिया क्या हमें शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है। सत्रिया मतलब स्त्री, सबके घर में जो स्त्री होती है वो भी क्या होती है? असमान होती है, सेम नहीं होती। और सबके घर की जो बिहू है, यानी बिहू से बन गया बहुएं, वो भी हमारे पास क्या होती है? असमान होती है। बिहू कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। अभी मैंने जो सबसे पहला प्रश्न किया था वो यही कह रहा था, बिल्कुल जी कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो कालबेलिया, आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न ने दर्शन दिए थे। कालबेलिया जो फेस्टिवल है, किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है? राजस्थान। याद कैसे रखोगे? राजस्थान के अंदर क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा है, और उस गर्मी की वजह से बैल होते हैं, बैलों का रंग भी कैसा हो जाता है जी? काला। यानी कालबेलिया हमें राजस्थान के अंदर। गणगौर फेस्टिवल हो गया, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? राजस्थान के अंदर। तो इन फैक्टों को बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। अगला आता हमारे पास 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? अच्छा प्रश्न। और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर मात्र 33% बच्चे ही ठीक करके आते, बाकी सबने गलत कर दिया। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? हिंद स्वराज पुस्तक बहुत बढ़िया। आजकल सर की सही स्पेलिंग का होगा? मतलब आजकल सर इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? आजकल की सही स्पेलिंग सी आंसर आया बहुत सारे साथियों का, कुछ का डी आंसर आया है। जिसका भी सी आया है वो सारे के सारे सी फॉर कैट है।
बिल्ली हैं भाई सारे के सारे। बोलो जिन्होंने भी सी आंसर दिया ना सारे के सारे बोलो म्याऊ। खूब 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 बोलो महालाडले म्याऊ। सी आंसर दिया है हमने। खूब 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 खूब। क्या आंसर दिया यार? क्यों ये गणे बिल्ली बने ना, यो लठ दिख है 14 पोरी है इसका। मैं सारा मियाऊं काट दूंगा, एक याद कौन धरती। तो देखो भाई, हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 के अंदर, जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आने लग रहे थे। जब क्या ये दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने लग रहे थे, तो ये समुद्री जहाज के अंदर थे। उस समुद्री जहाज के अंदर बैठ के इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। और ये जो पुस्तक थी ये इन्होंने मेनली गुजराती भाषा के अंदर लिखी थी। अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक के ऊपर बैन भी लगा दिया था। फिर बाद में इन्होंने इसी पुस्तक को इंग्लिश की भाषा के अंदर कन्वर्ट करके है, इंग्लिश भाषा के अंदर इसने लिखा इंडियन होम रूल के नाम से। ठीक है, इसी पुस्तक को किस नाम से लिखा इन्होंने? इंडियन होम रूल। ठीक है, बाद में इन्होंने इंग्लिश वर्जन इसका पेश करा इंडियन होम रूल। तो इस फैक्ट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बिल्कुल भाई, आपसे पूछ ले हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी थी, तो आप ये चीज तो याद होनी चाहिए ना, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय ये पुस्तक लिखी थी। ओके जी। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताओ। जो इस प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन है, इन्हीं के अंदर से एक ऑप्शन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बताओ क्या नाम होगा? सर जी थैंक यू, 38 नंबर हो गया आपकी कृपया से। अरे कृपया मेरी क्या, कृपया भगवान की होती भाई। गुरुजी बिहार का एसएससी जीडी का ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा? भाई वो तो यार पूरे की लिस्ट बनानी पड़ेगी, अभी कैसे बताऊं मैं तुमको यार, पेपर तो हो जाने दो। तो देखो भाई 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सॉरी ये तो हो गया हमारे पास। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आया किसी साथी का आंसर? बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल सही। गोपाल गोपाल गोपाल, मैंने आप लोगों को पहले बताया है, गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु का मतलब समझते हो? यानी कि महात्मा गांधी जो अपनी राजनीति सीखने लग रहे, तो किससे सीखने लग रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले से सीखने लग रहे थे। कैसे? को महात्मा गांधी बोले भाई मैं आंडू पांडू किसी आदमी ने अपना गुरु कौन बनाऊं, जिसके अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का नाम होगा, मैं उसी को क्या अपना राजनीतिक गुरु बनाऊं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक खूब गंगा भाई है भाई। 1916 के अंदर एनी बेसेंट गिल मिल गया, बोले आज एनी बेसेंट दोनों मिलकर होम बनावा बढ़िया सा। एनी बेसेंट के साथ मिलकर क्या है? होम रूल लीग की स्थापना करी, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा मिलके। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे याद हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया। आगे चलते, अगला था हमारे पास और एक और चीज, रुको। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। पहली चीज, जो हमारा राष्ट्रगान जो लिखने का काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? जी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम है गीतांजलि। बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि है वो त्याग दी थी? ये आप लोगों से पूछा है, बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके विरोध में अपनी उपाधि, कौन सी उपाधि थी जी? नाइटहुड की उपाधि थी। और जो नाइटहुड की उपाधि थी ये इन्होंने क्या त्याग दी थी? किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके विरोध में। ठीक है भाई, ओके जी। आगे चलते, अगला प्रश्न आता है, हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में गोलकीपर को छोड़कर कोर्ट पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अगर यो प्रश्न किसी ने गलत कर दिया ना, मैं हैंडबॉल वाला, तो भाई नु समझ लो तारा यो हैंड है कि काम का नहीं है भाई। ठीक है, हैंडबॉल वाला प्रश्न भी गलत कर दिया तो तुम संन्यास ले लियो भाई धरती दा। आठ कहो एक जना दो। अरे भाई सादर प्रणाम मेरे भाई, झुकी प्रणाम। 8 आंसर दे दिया, अद्भुत है मानस मेरे भाई। 8 किस भी आप दे भाई नु तो बता दे। हैंडबॉल वाला प्रश्न भी गलत करा है। चलो मैं तुमको देखो एक लिस्ट करवाता हूं, खिलाड़ियों वाला पक्का याद रह जाएगा तुम्हारे। एक गेम है जिसका नाम है जी बास्केटबॉल, फिर आता जी हमारे पास वॉलीबॉल, फिर आता जी हमारे पास हैंडबॉल, और उसके बाद आता जी हमारे पास क्रिकेट, उसके बाद आता जी हमारे पास हॉकी, उसके बाद आता जी हमारे पास फुटबॉल, उसके बाद आता है जी हमारे पास कबड्डी। अब बताओ जी किसके अंदर कितने खिलाड़ी हैं?
बास्केट, बास्केट है, बास्केट को क्या है आप लोग, बास्केट बॉल मतलब छोटी बॉल है, उस बास्केट को आप अपनी 5 उंगलियों के अंदर रख सकते हो, बास्केट बॉल को ऐसे अपने हाथ के अंदर, जी बिल्कुल रख सकते हैं। 5 से बढ़ गया 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केट बॉल के अंदर। वॉलीबॉल, वॉली के अंदर कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 खिलाड़ी। हैंडबॉल, हैंड का प्रयोग क्या आप हफ्तों के 7 दिन करते हो, किस लिए करते हो जी, अलग अलग कामों के अंदर। ये आवाजें मत निकाला करो, 100 बार कह रखा है, ये चीजें तुमको शोभा नहीं देती। क्लास के अंदर हो तुम, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि तुम टक टक की आवाजें निकालते हो, अच्छा लगता है ये। तो हैंडबॉल के अंदर टोटल कितने में 7 खिलाड़ी, कैसे याद रखोगे, हैंड का प्रयोग आप हफ्ते के 7 दिन करते हो अलग अलग कामों के अंदर। क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर हमें टोटल कितने, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तीनों के अंदर हमें टोटल 11 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। कबड्डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 खिलाड़ी हमें कबड्डी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसने पूछा कि हैंडबॉल की टीम में गोलकीपर को अगर हम छोड़ दें, इस पर्सन को ध्यान से पढ़ना, एग्जामिनर कितना चंट है, ठीक है। आप लोग हैंडबॉल देखते ही 7 ठोक के आओगे, लेकिन 7 ऑप्शन के अंदर ही नहीं लिख रखे गोलकीपर को छोड़कर, ठीक है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए जी, 6 खिलाड़ी हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो गया। अब इसी हैंडबॉल गेम के अंदर एक वर्ड है जिसका प्रयोग किया जाता है, हैंडबॉल हो गया बास्केटबॉल हो गया, दोनों के अंदर इस शब्द का प्रयोग होता है ड्रिबलिंग, ठीक है। आपसे मल्टीपल टाइम पूछता है ड्रिबलिंग जो शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में होता है, तो आपका बास्केटबॉल होगी और आपके हैंडबॉल होगी, दोनों के अंदर ये ड्रिबलिंग होता है। जैसे आप बॉल ऐसे बड़ 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 ऐसे बास्केट के अंदर ऊपर नीचे से खुड़काते हो, उसी को ड्रिबलिंग बोलते हैं। तो ड्रिबलिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। फिर एक शब्द आता है पिवोट। पिवोट क्या होता है, पिवोट ये होता है, जैसे मान लिया ये हमारे पास मैदान है, इसके अंदर मान लिया 2 टीम है, ये टीम ए है, ये टीम बी है। मान लिया ए टीम का कोई खिलाड़ी है, ये बी टीम का जो गोल पोस्ट है, इस गोल पोस्ट के पास खड़ा है, ठीक है, गोल करने के लिए, तो इस खिलाड़ी को क्या बोलेंगे हम लोग, पिवोट बोलेंगे। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है, भाई हमारे वाला खिलाड़ी तो क्या है, अपोजिशन वाली टीम है, वहां पर जाके पानी पीता है, इस तरीके से याद रख लेना। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अनुमानित समय अवधि क्या है। जो हमारे पास सेकंड चरण आया था वो किस टाइम शुरू हुआ था हरित क्रांति, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। मोहित भाई हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी सीरीज चला दो भाई, जब नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी के लिए सीरीज चला देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई बार बार ना कमेंट कर भाई, साहिल देख लिया कमेंट, रुक जाए भाई, नहीं तेरी मम्मी लग बता दी वहाँ, आंटी बार बार कमेंट करा है। राम राम मेरे भाई, राम राम। चले आगे, आगे के यो एक होया है। तो दूसरे चरण की अनुमानित समय अवधि क्या है, क्या है मैक्सिमम बच्चों का, कुछ बच्चों का बी आने लग रहा है, कुछ बच्चों का ए आने लग रहा है। तो देखो भाई, वैसे तो भाई मतलब जो एसएससी अभी जो एसएससी की जो आंसर किया ही है, ये प्रश्न एमटीएस के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो और यही सेम टू सेम प्रश्न आपका एसएससी जीडी के अंदर भी आया है, ठीक है, परसों वाली शिफ्टों के अंदर सेम प्रश्न एमटीएस के अंदर आया था। तो इसका सही आंसर होगा 1970 के दशक के जो मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, यानी मान लिया भाई साल 1975-76 तक शुरू होगी और 1985-86 तक चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चरण था। पहला चरण कब आया था, पहला चरण 1965 से लेकर 1975 के बीच में पहला चरण आया था। यानी कि अगर आप इसी भाषा के हिसाब से बात करें तो हम लोग बोलेंगे 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, इस तरीके से हम लोग बोल लेंगे। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया। अब ये जो हरित क्रांति शुरू हुई थी, इसके अंदर किस टाइप के बीजों का प्रयोग होता है, HYV, हाई इल्ड, नो सॉरी HYV यानी कि हाई इल्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग हुआ था। एग्जामिनर अक्सर पूछता है, बीजों का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा हमने अमेरिका से भी एक जो बीज की क्वालिटी वो इंपोर्ट करी थी, यानी आयात करी थी। वो कौन सी करी थी, कोई साथी बताएगा? अमेरिका से हमने कौन सी नस्ल के बीज हैं वो आयात करे थे हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति का भारत में जनक है वो किसको बोला जाता है, तो जो स्वामी क्या नाम था, MS स्वामीनाथन, इनको क्या है, हरित क्रांति का भारत के अंदर जनक माना जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछ ले, पूरे संसार के अंदर है, वेरी गुड, 480 यस, PL 480, ये जो बीज थे गेहूं के, ये वैरायटी हमने आयात करी थी, ठीक है। पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके जी,
अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अगला प्रश्न देखो, झूमती, झूमती से कुछ याद आया? घूमती गेम चले, हैं? झूमती गीत है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? झूमती गीत बताओ भाई। जैसे झूमती, जैसे झारखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो झूमती गीत है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है जी? जैसे झूमती, जैसे झारखंड, झारखंड से बिलोंग करता है। झारखंड से और कौन कौन से बिलोंग करते हैं? तो झूमर, झूमर जो डांस है भी कहां से? जैसे झूमर, जैसे झारखंड, जैसे झूमती, तीनों के तीनों कहां से? झारखंड से हो गए बिलोंग। झारखंड तो खुद तो है ही है। ओके जी। एक आता हमारे पास पाइका, ये मेरा फेवरेट है। पाइका को कैसे याद रखोगे? पाइका से बन गया पाइल्स। पाइल्स किसको बोलेंगे? बवासीर को बोलेंगे, ठीक है, बवासीर को तो पाइल्स बोलते हैं। और बवासीर के अंदर क्या, आपकी गुदा के पास से क्या खून ऐसे झड़ता है। झारखंड का मतलब झड़ना, ठीक है, झड़ता है, यानी कि पाइल्स का मतलब पाइका। याद है, पाइका का मतलब झड़ने से झारखंड हो गया। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा छऊ, छऊ हमारा क्या है? छऊ भी हमारा कहां से हो जाएगा जी? हमारे पास झारखंड से बिलोंग कर जाएगा। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा फगुआ, फगुआ भी कहां से हो जाएगा जी? झारखंड से हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अगला कौन सा होगा? भारत में किस राज्य में बूशु त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? देखो, बूशु का मतलब होगा बुसना, बुसने का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसे मुरझा जाना, ठीक है। अक्सर जो नाग होते हैं ना, नाग अक्सर मुरझा जाते हैं भाई ऐसे, ठीक है। अब यार नाग जिस टाइम एक्टिव उस टाइम दोनों हांडी जा गाड़ा में, जिस टाइम नाग का मूड नहीं होता उस टाइम नाग कैसे आराम से सो जाता है ऐसे मुरझा के, ठीक है। यानी नागालैंड के अंदर क्या हमारा बूसु त्योहार है वो आपका मनाया जाता है। बाकी नागालैंड के फेस्टिवलों के बारे में भी बात कर चुके हैं। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, प्रकाश की प्रतिक्रिया में पादप की जड़ें आमतौर पर किस दिशा में बढ़ती हैं? आपसे बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया, जीव विज्ञान का। जैसे मान लिया एक पौधा होता है हमारे पास, तुमको बताता हूं, ये पौधा है, ठीक है, और ये पौधे की जड़ें हैं। अब ऊपर मैंने बिछा दी सनलाइट, ये हमारा सन है, ये ऐसे लाइट फेंकने लग रहा है, ठीक है, सूरज हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, यहां पर हमारे पौधे के अंदर होता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है? पौधे के मतलब सूर्य की रोशनी की वजह से क्या है, इस जो हमारा इसका तना होता है पौधे का, इसकी क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव दिशा में। ग्रोथ तो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सकारात्मक दिशा के अंदर है ग्रोथ करना, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हम लोग इसको बोलते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रोथ करेंगी, ठीक है। पौधा बड़ा हो तो जड़ें भी तो नीचे तक फैलेंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये तो अपोजिट दिशा में जाने लगे तो इसको क्या बोले? नेगेटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रकाश की प्रतिक्रिया में, यानी जैसे सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से जो पौधे की जड़ें हैं वो आमतौर पर किस दिशा के अंदर बढ़ती है? तो प्रकाश से दूर। प्रकाश की ओर तो कौन सी जाती है? ये तना है, ये जाता प्रकाश की ओर, ये कहते हैं कि प्रकाश से दूर जाती है। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, हर्षवर्धन किस वर्ष है सिंहासन पर बैठा था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछेगा, बताओ। क्लास का टाइम यही है भाई, 8 बजे का। हाँ, अपोजिट हो जाएगा भाई, बिल्कुल। बिल्कुल सही पकड़े हो मिश्रा जी, अपोजिट हो जाएगा। चलें, वेरी गुड। डी आंसर आया बहुत सारे साथियों का, कुछ साथियों का बी आंसर आया। भाई जोन से डी आंसर दो भाई, तुम्हारी तैयारी क्या है? मेरा नो कौन समझ में आता, हम किस लिहाज से तुम पेपर देने के लिए जाने लग रहे हो। देखो भाई, तो हर्षवर्धन किस ईस्वी के अंदर? 606 ईस्वी के अंदर भाई एक वंश हुआ करता पुराने टाइम के अंदर, इसका नाम था पुष्यभूति वंश, ठीक है। और इसी वंश को अक्सर वर्धन वंश भी बोल देते थे, ठीक है, वर्धन वंश भी हम लोग बोल देते थे। इस वर्धन वंश के अंदर एक राजा आया करता पुष्यभूति नाम का, उसी के द्वारा पुष्यभूति वंश की आपकी स्थापना करी गई थी। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब पुष्यभूति जो राजा था, इसका बेटा का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन था, इसके थे 3 बच्चे। एक का नाम था, मतलब जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन, जो सेकंड नंबर पर बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, और जो थर्ड नंबर पे एक लड़की थी जिसका नाम था राजश्री। राज्यश्री भी बोल देते, कई जगह राजश्री लिखा जाता है, वो आपकी मर्जी होती है जो भी लिखना चाहो, ठीक है। अब राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। ओके जी,
ठीक है। और राजश्री थी, राजश्री का जो हस्बैंड था उसको किडनैप कर लिया गया था, उसको भी गिरफ्तार मतलब किसी ने अपहरण करके उसकी भी हत्या कर दी थी। तो हर्षवर्धन ने पहले तो आपके भाई की मृत्यु का बदला लिया, फिर आपकी जो बेबे थी उसके पति की हत्या का बदला लिया। यो सारा सिस्टम करने के बाद मतलब हर्षवर्धन 606 ईस्वी के अंदर मतलब मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर गद्दी के ऊपर बैठ गया था, यह भी खासियत है, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन का पूरे उत्तर भारत के ऊपर कब्जा हो गया था। हर्षवर्धन का कब्जा क्या था? पूरे उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का कब्जा था, ठीक है। उत्तर के अंदर हिमालय से लेकर दक्षिण के अंदर जो हमारी नर्मदा नदी थी, ठीक है, नर्मदा नदी तक हर्षवर्धन का कब्जा था। नर्मदा नदी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश तक हर्षवर्धन का कब्जा था। अब ये जो नर्मदा नदी थी इसी के पास जो शासन था वो था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका था? पुलकेशिन द्वितीय। और ये जो पुलकेशिन हर्षवर्धन था खुशी का अंदर रहेगा, काचे यार स्वाद आ रहे हैं यार, ठीक है, पूरा आधा भारत के ऊपर अपना शासन काल हो रहा है। पुलकेशिन द्वितीय ने बोले यार तू घना हवा नाव मत ना रहा है, हर्षवर्धन ने बोले आज बाल पाड़ के दिखा दे। हर्षवर्धन अरिया पसरी में लड़े, नर्मदा नदी के तट के ऊपर गया, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा के उसकी हत्या कर दी, ठीक है। यानी कि 647 ईस्वी के अंदर क्या है? हर्षवर्धन की हत्या हो गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा अभी 647 इसके अंदर है नहीं। उसके बाद आपसे पूछा था हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की अलग अलग रचनाएं। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। बस जो तुम्हारे प्रिय रत्न इनको देखकर क्या मेरे नाग को आनंद मिलता है, इस तरीके से याद रख लो। प्रिय रत्नों को देखकर नाग को आनंद मिलता है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। अब ये जो हर्षवर्धन था इसका एक दरबारी कवि भी था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी होया करती। और एक और बुक लिखी गई जिसका नाम था कादंबरी। ओके जी। इसके अलावा हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के दरबार के अंदर है आपका एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हवेनसांग। हवेनसांग के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की। आपसे पूछा था सीयू की पुस्तक किसके द्वारा? हवेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। और ये हवेनसांग क्या था? चीनी यात्री था, ठीक है। ओके जी। अगला आता हमारे पास हृदय की विभाजन दीवार, जो कि हृदय को बाएं और दाएं भाग में विभाजित करती है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा ये हमारा दिल है, ठीक है, दिल को लेफ्ट राइट यानी कि इस हिस्से के अंदर जो बांटती है बीच वाली दीवार, इसको क्या बोलते हैं? इसको पट बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता हमारे पास उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस? एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? उभयचर, जो कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं और हमारे धरती के ऊपर भी रह सकते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, कितने हृदय के कमरे होते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। जैसे मनुष्य के अंदर हृदय के कितने कमरे होते हैं? जी 4 होते हैं। तो उभयचरों के अंदर कितने? तो कोई साथी बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ साथी 4 आंसर देने लग रहे, कुछ साथी 3 आंसर देने लग रहे हैं। हाँ, मनुष्य के अंदर 4 होते हैं, उभयचर का बताओ ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। 3 3 3 3 3। बहुत बढ़िया भाई। पिवानी से नमस्कार, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, ये हमारा करेक्ट है। उभयचरों के अंदर हमारे हृदय के कितने कमरे होते हैं? जी 3 कमरे होते हैं। एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा? मगरमच्छ। मगरमच्छ के अंदर टोटल कितने? 4 कमरे होते हैं। मगरमच्छ भी क्या आपका उभयचर है, एम्फीबियन है, लेकिन इसके अंदर दिल के कितने? 4 कमरे होते हैं। तो इसको पक्का याद रखना। ओके ओके जी। अगला, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अब ये भी करवाया था 647 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई थी। और गद्दी पर कब बैठे थे? 606 ईस्वी के अंदर। ओके जी। अगला आता हमारे पास भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के अनुसार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगा हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखो हमारे पास टोटल कितने? 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, एक हमको द्वितीयक क्षेत्र देखने को मिलता है, और एक हम लोगों को कौन सा? तृतीय क्षेत्र, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। 3 क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था के। प्राथमिक क्षेत्र हो गया हमारा कृषि बाड़ी यानी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल लगभग ये समझ लो आधी जनसंख्या हमारी, आधे से थोड़ी ज्यादा ही मान लो, यानी कि 54.6% लोग क्या है हमारे खेती बाड़ी के अंदर लगे हुए थे अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। ओके जी। द्वितीय क्षेत्र हो गया, उसके अंदर लगभग 24.3%। कैसे याद रखोगे? बस जो द्वितीय
क्षेत्र का मतलब कौन सा है? ऐसे लोग जो प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना दे। जैसे खेतीबाड़ी के अंदर गन्ने का उत्पादन होता है, जी बिल्कुल होता है। गन्ने से जो चीनी बनने लग रही है वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये लोग क्या सबको चुभते हैं, 24 का चुभना, भाई तो फ्री फंड में चीनी बनाएगी, कमाओ रुपये, ओके जी। और तृतीय क्षेत्र के अंदर आ गया हमारा बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये था 21.1%। ठीक है, बैंक वाले और दूसरे सर्विस सेक्टर वाले क्या आराम से सेवा लेते हैं, 21 लेते हैं, 21 बन गया। ठीक है, तो ये चीजें याद, तीनों के तीनों याद हो गए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बताओ। अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। पुराने जो चीन के ग्रंथ होते थे इसके अंदर इंडिया को क्या बोलते थे? सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, जीके बहुत हार्ड थी, रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, मैथ इजी और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, हिंदी में सर सारे क्वेश्चन पुलिस और फौज के बारे में पूछ रखे थे। तो यही तो करवाता हूँ मैं डेली। क्लास 1 घंटे की होती है भाई, अभी 50 मिनट की हुई है, 10 मिनट की और रहेगी। हाँ डेली ले लेंगे भाई इस टाइम क्लास, डोंट वरी, हो जाओ बल्ली ये। ठीक है भाई, मैं इसीलिए तो करवाने लग रहा हूँ, जो भी नए साथी जुड़े या और हैं, मैं इसीलिए करवाने लग रहा हूँ कि डेली है एसएससी जीडी की हिंदी क्लास, डेली सुबह 11 या 12 बजे आपकी डल जाती है। ठीक है, आप वो क्लास लगाओ, आपके पुलिस रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड सारे तरीके के प्रश्न मैं उसके अंदर करवाने लग रहा हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों को फायदा भी हुआ है, बकायदा मैंने आप लोगों को कमेंट भी दिखाए, स्क्रीनशॉट भी दिखाए, मैसेज भी दिखाए, बहुत बच्चों को बेनिफिट होने लग रहा है उन क्लासों से। 3 क्लासें करवाई अभी तक, तीनों क्लासों से नैया पार है, पक्का देख जाना। ठीक है, तो प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो यंतु। भाई इंडिया तो क्या एक छोटा मोटा जंतु है हमारे आगे, क्योंकि चीन देश तो बहुत बड़ा है और चीन के आगे तो क्या वैसे भी छोटे मोटे जंतु ही हैं, यंतु। इस तरीके से रखेंगे, ओके जी। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर इंडिका, भारत, सिंधु ये देखते रहते हैं यार, ये नहीं पता यंतु आएगा इसका। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, बैठकी होली का त्योहार पारंपरिक रूप से कब मनाया था? बैठकी होली, ऐसी होली जो कि बैठ के बनाई जाती है। अब देखो कहां पर आप लोग होली को बैठ के बनाओगे? अब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के अंदर अगर आप खड़े होकर होली बनाओगे तो सीधी बात है, मान लिया पानी मारते होली के दिन, ठीक है, आपका पैर फिसल जाएगा, पहाड़ से गिर जाओगे। तो उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े खंड हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर आप लोग क्या है खड़े होकर होली नहीं बना सकते। तो वहां पर क्या हम लोगों को बैठ के होली बनाना पड़ती है, बैठ के होली बनानी पड़ती है। यानी बैठ की होली हमें कहां पर देखने को मिलेगी? उत्तराखंड के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, बहुत बढ़िया है। भादरा क्या है? भादरा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर और हमें कौन सा एक अरेला फेस्टिवल भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? उत्तराखंड के अंदर। कैसे रखोगे? उत्तराखंड के अंदर क्या हर जगह हरियाली ही हरियाली है। ओके जी, इसके अलावा कंडाली महोत्सव, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? उत्तराखंड के अंदर। कंडाली कैसे रखोगे? उत्तराखंड के अंदर क्या है पहाड़ों के ऊपर छोटी मोटी डाली देखने को मिलती है, ताकि तुम लोग कभी गिरोगे तो वो लटकने के काम आएगी। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ये 6 लेवल का प्रश्न, इसके अंदर तुम पक्का अटकोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ डैश राज्यों के अंदर रहती थी, बताओ। अच्छे लेवल का प्रश्न है, पक्का फंसोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आधी आबादी है वो कितने राज्यों के अंदर रहती थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, पक्का फंसोगे, फंस गए पार तुम, बताओ। नहीं, कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है भाई, ठीक है, ये कंडाली है, ये कंडाली महोत्सव है, ये उत्तराखंड के अंदर। वो कांडला बंदरगाह है। कैसे इधर कोई कांडला से बनेगा कांड कब होते हैं? जी रात को होते हैं। ये आवाज मत निकाला करो, टक टक की पिटाई हो जाएगी। 5 आता रहे, तुमको तो होशियार हो रहे हो। 1-2 बालक ना गलत करे, कोई 9 कहो कोई 3 कहो, ये गलत है भाई। 5 जिस भी साथी का है बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है भाई। देखो तो 5 राज्यों के अंदर 5 बड़े बड़े राज्य कौन कौन से? एक तो यूपी हो गया, यूपी पूरा बड़ा है। एक महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र भी पूरा बड़ा है जी साइज में, ठीक है। ये दो राज्य तो ये हो गए साइज में बड़े बड़े, सिंपल से दिखने लग रहे धरती। एक हो गया बिहार में तो भाई सप्ताह गणी जनसंख्या का मैं शुमार था, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या तो यूपी के अंदर थी, बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, यानी भीड़ सबसे अधिक बिहार के अंदर थी। बंगाल के अंदर भी यही बुरा हाल था। और एक हो गया हमारे पास आंध्र प्रदेश। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर मध्य प्रदेश भी ठोके आते हैं, मध्य प्रदेश नहीं आएगा। ये 5 राज्य ही याद रखना, क्या पता किसी शिफ्ट के अंदर 500 राज्यों के नाम पूछने लग जाए, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तारा बागमा कौन है पुस्तक लिखना? सिलेक्शन डे मतलब जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा उस दिन आप ये पुस्तक लिख पाओगे। आप लोग मेरे को बताओ, आप लोगों का सिलेक्शन कब हो सकता है?
जब आप लोग इस चीज की जिद ठान लो कि हाँ भाई मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना, मेरे को सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है, आप इस चीज के लिए अड़िग हो जाओ, अड़ जाओ कि हाँ भाई मन तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, मन तो नौकरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अड़ने से क्या बन गया, अरविंद अड़ीगा, ठीक है। तो अरविंद अड़ीगा के द्वारा क्या सिलेक्शन डे पुस्तक लिखी गई, याद कैसे रखोगे, अड़ीगा का मतलब हो गया अड़ना, ठीक है। अब एक नाम आप लोगों ने देखा चेतन भगत, चेतन भगत की पुस्तकें याद रखने की सिंपल सी ट्रिक, हालांकि मैंने जब बुक्स एंड ऑथर की एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, उसके अंदर मैंने अलग से याद भी करवा रखी है। इसकी जो किताबें है ना, सारी किताबों के अंदर आपको संख्या देखने को मिलेगी। संख्या कैसे, जैसे ऑफ गर्लफ्रेंड, ऑफ क्या है, संख्या होगी या और कुछ है, ट्रिक है ये इसकी, ऑफ 1/2 होता है ऑफ, आपको संख्या देखने को मिलेगी भाई। जहां पर भी आपको संख्या दिख जाए, आंख खोल के क्या ठोकना है जी, चेतन भगत ठोकना है। कितने भी तारती संख्या दिख जाए, जहां पर भी दिख जाए, ठीक है, आंख खोल लो, ठीक है, और अपने हाथ को उठाओ और ठोक दो, ठीक है। लेकिन अवध सर वाला कट्टा मत लेके जाना, कभी कट्टा लेके ठोक दो किसी को, जेल हो जाएगी बिना बात, ठीक है। वेरी गुड। इसके अलावा जैसे और भी किताबों के बारे में अगर हम देखें इनकी, तो एक था टू स्टेटस, टू भी क्या है, संख्या आ गई, जहां पर भी संख्या आ जाए वहीं पर। जैसे एक और देखेंगे 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, 5 आ गया, 5 भी क्या है, संख्या है। तो जहां पर भी संख्या दिख जाए क्या ठोकना आप लोगों को जी, चेतन भगत ठोकना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। द गर्ल इन द रूम 105, द गर्ल इन रूम 105, 105 क्या गया, संख्या आएगी, ठीक है। कॉल एट नाइट 9 PM कुछ हिसाब ही था, ठीक है, वो भी संख्या आएगी। यानी जहां पर दिखे संख्या वहीं पर चेतन भगत, ठीक है। ओके जी, अगला आता है हमारे पास हिरण्य गर्भ शब्द का क्या अर्थ है। हिरण्य गर्भ का मतलब देखो, मैं आपको बताता हूं, हिरण्य का मतलब होता है सोना, हिरण्य का मतलब सोना, ठीक है। और गर्भ का मतलब आपको पता ही गर्भाशय होता है, ठीक है। जो महिलाएं जैसे प्रेग्नेंट होती है उसी को तो गर्भाशय बोलते हैं जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, सोने का गर्भ, हिरण्य गर्भ का मतलब क्या गया जी, सोने का गर्भ। ये क्या कुछ सिस्टम था, इसके बारे में बताओ भाई। पुराने समय के अंदर आप लोगों ने सुना और राष्ट्रकूट वंश, सुना राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता था, कोई साथी बताएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तुमसे पूछता हूं, है किसी साथी के याद? सर एग्जाम की कट ऑफ पिछले साल वाली ही जाएगी क्या भाई? जब सारी शिफ्टों के एग्जाम हो लेंगे, आंसर की आएगी, आंसर की का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही अपन ये बता पाएंगे कि एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछले साल वाली जाएगी या इस साल वाली कुछ अलग जाएगी, ठीक है। हालांकि उम्मीद तो यही है, क्योंकि अब की बार अचानक हिंदी का पैटर्न बदल गया, तो मे भी पिछले साल से आधा 1 नंबर कम ही जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं, क्योंकि हमारा वर्ग है ना नीच व्यक्ति, जो यूट्यूब पर सारा गुणगान कर दिया भाई ये टॉपिक आए हैं, तो बालक वो अलर्ट हो चुके हैं। जब अब जिनका आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्जाम है, तो वही चीजें पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। तो उनका मतलब ये समझ लो, दंती दुर्ग बहुत सही, सबका बिल्कुल सही है, तो उनका कल्याण हो चुका है, तो वो अब कट ऑफ को बढ़ाएंगे। यानी जिनका ये समझो पहली शिफ्टों के अंदर एग्जाम था, तो उनको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन घबराने की डरने की बात है। नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंचा देगा, बहुत ज्यादा ऊपर तक। जो अभी ये समझ लो ज्यादा नंबर लेके खुश होंगे, ये रोएंगे बाद में, ठीक है। अभी तो ये खुश हो जाएंगे, जब नॉर्मलाइजेशन हो फिर रोएंगे कोने के अंदर बैठ के, फिर इनको चुप करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो राजा था, उसके द्वारा क्या ये हिरण्य गर्भ जो था, ये यज्ञ आपका करवाया गया था, ठीक है। ये पूछा जाता है हिरण्य गर्भ जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, ये किसके द्वारा करवाया गया था? दंती दुर्ग जो राजा था राष्ट्रकूट वंश का, इसके द्वारा करवाया गया था। और ये यज्ञ किसके द्वारा किया जाता है? ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा क्या ये यज्ञ आपका किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी तो सिर्फ ये पूछा हिरण्य गर्भ का अर्थ क्या है, आपसे ये नहीं पूछा कि हिरण्य गर्भ किसने करवाया था इतिहास के अंदर। तो राष्ट्रकूट राजा था दंती दुर्ग, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, अगला प्रश्न आता है 1951 की जनगणना के अनुसार, 1951 की जनगणना ध्यान से देख लो, ठीक है, ना कि 2011। 1951 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम थी?
ठीक है, न्यूनतम थी वो बताओ भाई, यानी मिनिमम जनसंख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की थी? तो सबसे कम सिक्किम की थी। सिक्किम की तो भाई 2011 के अनुसार थी आपकी कम, हम लोग बोल सकते हैं। 1951 के हिसाब से तो नहीं थी। लक्षद्वीप की भी नहीं थी, मिजोरम की भी नहीं थी। अंडमान निकोबार की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। कैसे रखो भाई, इसकी अंडमान जनसंख्या थी। अंडमान का मतलब थोड़ी सी, जैसे एक छोटा अंडा होता है उसी टाइप से इसकी जनसंख्या थी। किसकी? अंडमान और निकोबार की। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला चलते हम लोग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्यारा है और क्यूट भी तो है। ठीक है, अब आपको कुछ अनुच्छेद करवाता है। एक तो अनुच्छेद नंबर 110, एक अनुच्छेद नंबर 112, एक अनुच्छेद नंबर 124। ठीक है, एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ठीक है, और एक और अनुच्छेद नंबर है 139। रट लियो इनको, तीनों चारों फेवरेट है। 110 किसके बारे में होता है? 10 का मतलब क्या होता है? पैसा, 10 रुपए का पैसा। ठीक है, और 10 दैसे धन। ठीक है, तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में जो वर्णन हो किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 110। 112 का मतलब भाई बाहर आके बजट बता। ठीक है भाई, तूने कितना पैसा हमारे देश के ऊपर खर्च कराया है, तो उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। हालांकि संविधान के अंदर कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी बजाय किसका प्रयोग है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 124 का मतलब चुभना। ठीक है, अपराधियों की आंख में क्या चुभता है? सुप्रीम कोर्ट चुभता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर। 139 के अंदर 39 सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता गाली। अनुच्छेद नंबर 139 का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता अभिलेख न्यायालय है। ओके जी, इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 148 का मतलब हो गया अडना। 48 का मतलब हो गया अडना। ठीक है, और इसके अंदर हमें किसका वर्णन मिलता है? कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका क्या काम होता है? सरकार का जो भी सरकार खर्च करती है उसके हिसाब किताब लेखा जोखा रखना। ठीक है, और ये जो आपसे पूछे वित्त विधेयक, मैंने यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी विधेयक, जो भी कानून पेश होता है, उसके बारे में जो विशेष उपबंध है। क्या उपबंध है? कि कोई भी वित्त विधेयक पेश होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर हमें किसके अंदर? 117 के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शाबाश, 30 को मेरा है सर। 129 के अंदर क्या? 129 के अंदर अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय 129 के अंदर है क्या? सॉरी भाई, ठीक कर लो इसको। सॉरी 129 कर लो भाई। 129 के अंदर है भाई अभिलेख न्यायालय, इसको ठीक कर लो। 129 सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वही रहेगा। वो एक अभिलेख की तरह, जैसे पुराने समय के अंदर अभिलेख लिखे जाते हैं उस तरीके से छप जाएगा। उसके खिलाफ कोई जाएगा तो उसके ऊपर लगेगा फाइन। ओके जी, ठीक कर लो भाई इसको। अगला, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में आकार में कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है? पेपर के अंदर ये इतना टुच्चा लेवल का प्रश्न आया था और सिर्फ 10% लोगों का ठीक था, ये बाकी सबने गलत कर दिया। हमारे सौरमंडल के अंदर पृथ्वी कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह? कोई साथी बताया? कर दिया भाई 129। ये बताओ, सौरमंडल के अंदर है पृथ्वी कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है? बिल्कुल आया किस जाति का? 3 आया है। एक का तो शर्मा जी का, सबका 3। एक आधा 4th भी कवा है। तभी तो मैंने बोला पेपर के अंदर सिर्फ 10% का सही था। भाई तुम लोग किस बिहाफ पे 3-4 लग रहे हो? करने एक चीज ये तो बता दो मेरे को, कौन से बिहाफ पे? पार्थ 3 सारे 3, एक तो 2 कवा है। अरे भाई यह चप्पल दिखा था अपना सपारक साड़ी लाग दी चिंगारी उठी से पार्किंग। भगवान कसम, ये इतना तारा डाउनफॉल कुकर हो रहा है मेरे दिनों तो बता दो। देख तो लो, आकार में पूछा है। आकार में, आकार के हिसाब से हमारी पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा कौन सा? बुध ग्रह। दूरी के हिसाब से नहीं पूछा, सूर्य के से दूरी के हिसाब से पूछता तो पहले नंबर पर बुध आ गया, दूसरे मंगल आ गया, तीसरे पृथ्वी आती। सूर्य से दूरी थोड़े ना पूछा, आकार पूछा। पार्थ क्या करने लग रहे हो तुम? 8वीं क्लास का प्रश्न नहीं आने लग रहा तुमको? सपने देखते हो तुम ऐसे CGD के अंदर AK-47 चलाने के। AK-47 चलाए हो, बहुत झटके लेती है सपने तुम इसके लेते हो। हम लोग भी AK-47 चलाएं, आता नहीं तुमको पृथ्वी का आकार, इसके अंदर 3 ठोकने लग रहे हो।
प्रश्न को पढ़ा करो। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित अंतिम विषय डैश क्रमांकित है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को पता है हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर हमें 3 टाइप के विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक संघ सूची, एक इसी के अंदर हमें राज्य सूची देखने को मिलती है। संघ सूची यानी जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और एक हमको देखने को मिलती है समवर्ती सूची। जी बिल्कुल सही बात है। अब जो समवर्ती सूची है इसके अंदर जो विषय हैं वो थे टोटल 47 विषय जिस टाइम ये सूचियां आई थी। लेकिन वर्तमान अगर हम दृष्टि देखें तो वर्तमान दृष्टि के हिसाब से हमें इसके अंदर टोटल कितने विषय देखने को मिलते हैं? 47 सबका बिल्कुल सही है। वर्तमान के हिसाब से बताओ ना, वर्तमान में कितने विषय हमको देखने को मिलते हैं इसके अंदर? वर्तमान में हमको इसके अंदर 52 विषय देखने को मिलते हैं। 5 विषय बाद में शुमार किए गए थे, ये आपके पहले थे, ये वर्तमान के हैं। ठीक है जी। तो अभी जैसे इसके अंदर 47 पूछा, इसी टाइप से आपसे संघ सूची राज्य सूची का भी पूछ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो संघ सूची के अंदर हमें टोटल कितने 97 विषय, हमें 6 से 97, 6 से 47, देखो 47 97 ये चल रहे हैं, यानी 7 का प्रयोग तो पक्का होना ही होना है। ठीक है, और इससे अगर एक संख्या कम करेंगे 7 से तो 6 आएगा, यानी 66 आपके राज्य सूची के अंदर है। इस तरीके याद रखो। कैसे रखोगे? 47 97 संघ और समवर्ती, राज्य के अंदर एक कम कर दे यानी 6, यानी 66 विषय। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। संघ सूची के वर्तमान में 100 हो रहे हैं, ठीक है, यानी 3 एडअप हो गए, और राज्य सूची के वर्तमान में कितने हो रहे हैं? यहां से हमने 5 काट दिए, यानी कि 61 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब प्रश्न पूछा था शिक्षा किसका विषय? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया कृषि और पुलिस, ये किसका है? ये हमारा राज्य का है। पुलिस हर एक राज्य की अलग पुलिस होती है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, रेल हो गया आपके पास, ठीक है, रक्षा हो गया, परमाणु हो गया, वगैरह वगैरह, यानी जो भी हथियार वगैरह रिलेटेड है वो सारे हमारे संघ सूची के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता हमारे पास हिरण्य गर्भ अनुष्ठान। आ गया ना वापिस से, मैं कहने लग रहा था आगे आएगा प्रश्न। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किस समूह के लोगों की मदद से आयोजित किया जाता था? मैंने क्या बताया था? हिरण्य गर्भ अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से आयोजित करवाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बोला था ना स्पेशल। ठीक, और ऐसा माना जाता था कि ये अनुष्ठान जब होता था, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान दंती दुर्ग के द्वारा सबसे पहले करवाया गया था। ठीक है, तो ये जब होता था तो इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मान लिया क्षत्रिय नहीं भी है तो वो भी क्या है? क्षत्रिय मान लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अब उसका नया जन्म हुआ है एज ए क्षत्रिय। ठीक है, अभी करवाया था 2 मिनट पहले। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार उद्योगों को कितनी श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया था? 4 श्रेणियों के अंदर, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी 4 श्रेणियां थी? एक तो ऐसे उद्योग थे जो कि सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से टाइप के उद्योग थे? जो कि केंद्र प्लस प्राइवेट के अधीन हो, यानी केंद्र सरकार प्लस प्राइवेट दोनों के दोनों मिक्स करके, यानी केंद्र सरकार टेंडर दे दे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। तीसरे नंबर पे कौन से? जो प्राइवेट उद्योग हैं लेकिन उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, ये हो गया आपके। और चौथे टाइप के केवल प्राइवेट, जिनको कहीं से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। यानी 4 टाइप के उद्योग थे हमारे 1948 के औद्योगिक नीति के अनुसार। ओके जी, ये चीज हमारे समझ। वर्तमान की नीतियों के अनुसार हमारे पास 3 ही टाइप के उद्योग हैं, एक केंद्र सरकार, एक केंद्र प्लस प्राइवेट और एक प्राइवेट। ये परमिशन वाला या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके जी। अगला आता हमारे पास 10 कठिया है। ये कहां का प्रचलित गाथा गीत गायन? 10 कठिया, बताओ भाई। 10 कठिया भाई, ये जो 10 कथाएं सुनाने लगे रहे ना भाई, हमको मत सुना। ओडिसी जाके सुना ले। ओडिसी का मतलब हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर जाके सुना भाई। हमको तेरी 10 कथाएं सुनने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओडिसा का हो गया। पंजाब का कौन सा? टप्पा। पंजा का कौन सा? टप्पा। कैसे देखो, जैसे ही आप गाड़ी के एक्सेलरेटर के ऊपर अपना पंजा दबाते हो, गाड़ी कैसे चलती है? टपाटप 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 टपाटप। ठीक है, यानी टप्पा नृत्य में कहां पर? पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल सी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, तो भाई आज के लिए करते हैं बस इतना ही। टोटल हम लोगों ने 33 प्रश्न करे हैं, जो कि अभी शिफ्टें आने लग रही है उसके हिसाब से मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं। मेरे हिसाब से काफी हद तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना नीचे, ऑफलाइन कमेंट अभी लाइव खत्म होने के बाद। इसके अलावा इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। 2,45,46,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। उधर आपको भर्ती